नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर बात करेंगे आपकी हिंदी की भाषा के। दोस्तों, अगर आपने फर्स्ट या सेकंड, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा में अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास। और सभी लोग हिंदी सेलेक्ट करते हैं, कोई फर्स्ट कोई सेकंड करता है, तो सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जितने भी शिक्षक बंधु है प्रथम लैंग्वेज हिंदी करते हैं क्योंकि मातृभाषा अपनी हिंदी है। इस क्लास में दोस्तों बेहतरीन 15 प्रश्न आपके शिक्षण शास्त्र के रहेंगे और 15 प्रश्न आपके व्याकरण के रहेंगे, जैसे आपके अपठित पद्यांश और गद्यांश में पूछे जाते हैं। टारगेट 30 में 30 है, भाषा में 30 में 30 लाना है, यानी कि क्लासेज एंड तक देखना है। और इसके पिछले क्लासेज देखना चाहते हैं तो आई बटन पे लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। आज हम कुछ डिफरेंट करेंगे। शिक्षक भर्ती में नंबर 1 आपका बन चुका है जायसवाल कोचिंग सेंटर, और सिलेक्शन पाना है तो लाइक शेयर करते रहेंगे, सदस्यता हासिल कर लेंगे। पहला प्रश्न देखेंगे, वार्षिक योजना प्रमुख रूप से उपयोगी है। जो वार्षिक योजना होती है प्रमुख रूप से किसके लिए उपयोगी होती है? शिक्षक के लिए, छात्रों के लिए, अभिभावक के लिए या विद्यालय के लिए? सभी लोग कमेंट करेंगे। सभी प्रश्न आपके शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्न है या संभावित प्रश्न है। तो वार्षिक योजना प्रमुख रूप से उपयोगी होती है। देखिए, वार्षिक योजना कौन बनाता है, किसके लिए उपयोगी होती है? सभी लोग जानते हैं, नॉर्मल सी बात है, शिक्षक के लिए उपयोगी होगी। पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न है, हार्वर्ड की पाठ योजना में कौन सा क्रम नहीं है? दोस्तों, आप लोग सभी लोग जानते हैं, हार्वर्ड जो आपके वैज्ञानिक हैं, इनके पाठ योजना में कौन सा क्रम नहीं है? देखिए, हार्वर्ड की पाठ योजना में स्पष्टता का क्रम है, संबंध का क्रम है, व्यवस्था का क्रम है। इन तीनों का हार्वर्ड की पाठ योजना में क्रम है, लेकिन अनुशासन का क्रम यहाँ पे नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है। रायवर्ण किस कक्षा से व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करना अच्छा मानते हैं? दोस्तों, रायवर्ण जो है आपके शिक्षण शास्त्री हैं, इन्होंने बताया था कि आपके कौन से कक्षा से जो है व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करना अच्छा माना जाता है। बालक बालिकाओं, बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए कौन सी कक्षा से व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करना अच्छा माना जाता है? तो वह 6वीं से माना जाता है। ठीक है, किससे माना जाता है? अगर बच्चों में 6वीं कक्षा की शिक्षा व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करते हैं तो वह अच्छा माना जाता है। किसके अनुसार है? यह रायवर्ण के अनुसार है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है। माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाए? दोस्तों, माध्यमिक कक्षा जो होती हैं उसमें व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाना चाहिए? आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, सभी लोगों का एक प्यारा सा कमेंट आना चाहिए कि माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाता है। व्याकरण के सूत्र, नियमित ज्ञान, शुद्ध व्याकरण या व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान? तो माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाएगा? तो व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान जो है सिखाया जाए। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न देख रहे हैं, स्क्रीन पर है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। बेहतरीन क्लासेज यहाँ पर चल रही हैं आपके लिए, सिलेक्शन के लिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? दोस्तों, अगर आप हिंदी भाषा का मूल्यांकन कर रहे हैं, शिक्षक होने के नाते, शिक्षिका होने के नाते हिंदी भाषा का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो उस समय आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देंगे? व्याकरणिक नियमों को महत्व देंगे, सीखने की क्षमता के आकलन को महत्व देंगे, काव्य संदर्भ को महत्व देंगे या निबंध लिखने की योग्यता को महत्व देंगे? तो हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा महत्व देंगे वह है सीखने की क्षमता के आकलन को सबसे ज़्यादा महत्व देंगे। तो सही ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा प्रश्न, ऐसी क्लासेस देखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं ऐसे प्रश्न, तो हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन करें। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? दोस्तों, नाटक शिक्षण की बात कर रही है और नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए बात किया जा रहा है, तो इनमें से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? दोस्तों, नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो होता है वह है पढ़े गए नाटक का मंचन। जो नाटक पढ़ा गया हो उस नाटक का मंचन करना सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए
सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपके नाटक शिक्षण में माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया स्क्रीन पर। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। पढ़ने का प्रारंभ। दोस्तों जो बच्चों में, बालक बालिकाओं, शिक्षार्थियों में, विद्यार्थियों में पढ़ने का प्रारंभ जो है वर्णमाला से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। किससे होना चाहिए? कमेंट इस पर आना चाहिए। कितना कमेंट कर रहे हैं, कितना स्कोर कर रहे हैं, जरूर चेक करें, क्योंकि आप लोग सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। तो पढ़ने का प्रारंभ जो है बच्चों में अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। कैसे? अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं इनमें से कि वर्णमाला से होना चाहिए, सबसे छोटा वर्णमाला होता है, ठीक है, वहाँ से शुरू होना चाहिए। बहुत से कैंडिडेट बोलते हैं कहानियों से होना चाहिए, बच्चे को बोलते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं वो कविता कहानियों से होता है। लेकिन पढ़ने का प्रारंभ जो है अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए, बच्चा उसका अर्थ अच्छे तरीके से समझ सके। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस विधा के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे? दोस्तों जो मौन पठन के बारे में प्रश्न आता है कि ऐसी कौन सी विधा है विधा के शिक्षण के समय कि आप इस विधा के शिक्षण के समय कर रहे हो या उस शिक्षण के समय मौन पठन को महत्व देते हैं। तो मौन पठन का महत्व दिया जाता है किस विधा के शिक्षण पर दिया जाता है। 2-3 प्रकार से प्रश्न बनता है, ठीक है। तो मौन पठन को किस विधा के शिक्षण पर समय ज़्यादा दिया जाता है या महत्व दिया जाता है? संवादात्मक कहानी पर, कविता पर, एकांकी पर या निबंध पर? तो दोस्तों आप मौन पठन को महत्व देंगे किस विधा के शिक्षण पर? तो निबंध विधा के शिक्षण पर जो है आप उस समय आप मौन पठन को महत्व देंगे। कैसे? निबंध विधा के शिक्षण पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया है। भाषा अर्जित कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? दोस्तों सभी प्रश्न आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न पर है, नए सिलेबस पर आधारित हैं और इन्हीं में से प्रश्न आना है आपके एग्जाम पर। तो भाषा अर्जित कार्यक्रमों का उद्देश्य क्या होता है? दोस्तों जो भाषा अर्जित कार्यक्रम होते हैं उनका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? भाषा कक्षा कक्ष होता है, भाषा कक्षा का होता है या भाषा प्रयोगशाला का होता है, पाठ्य पुस्तक का होता है या समाज का होता है? तो भाषा अर्जित, जो भाषा अर्जित कार्यक्रम किए जाते हैं उनका प्रमुख उद्देश्य होता है, किसका होता है? समाज का प्रमुख उद्देश्य होता है। किसका होता है? फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? जो शैक्षिक कार्यक्रम होते हैं उनका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? बालक का बौद्धिक विकास करना, बालक का मानसिक विकास करना, बालक का सर्वांगीण विकास करना या शारीरिक विकास करना? सभी लोग कमेंट करेंगे। दोस्तों शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो शैक्षिक कार्यक्रमों का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वह होता है बालकों का सर्वांगीण विकास करना। जी हाँ, शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रमुख उद्देश्य होता है बालक में सर्वांगीण विकास करना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या प्रश्न दिया गया है। कक्षा कार्य की उपयोगिता है। दोस्तों जो कक्षा कार्य की उपयोगिता क्या है? जो कक्षा में कार्य होता है उसकी उपयोगिता क्या है? बालकों के व्यस्त रहने के कारण अनुशासन बना रहे, सीखा हुआ ज्ञान पक्का होता है, छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ता है या उपरोक्त सभी? तो जो बालक या बालिकाएं, शिक्षार्थी, विद्यार्थी कक्षा में कार्य करते हैं उसकी उपयोगिता होती है कि बालकों के व्यस्त रहने के कारण अनुशासन बना रहता है कक्षा में, सीखा हुआ ज्ञान पक्का हो जाता है कक्षा में, छात्रों में आत्मविश्वास भी बढ़ता है। यानी ये सभी ऑप्शंस जो हैं उपरोक्त सभी हो जाएगा, कक्षा कार्य की उपयोगिता ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया प्रश्न है। प्रयोग विधि को और क्या कहते हैं? दोस्तों जो आपकी प्रयोग विधि है इसका दूसरा नाम क्या है, या प्रयोग विधि को और किस नाम से जाना जाता है, या प्रयोग विधि को और क्या कहते हैं? सूत्र विधि, संस्कृत विधि, आगमन विधि, भाषा संसर्ग विधि। तो प्रयोग विधि में पहले होता क्या है, पहले ये समझिए। तो प्रयोग विधि में पहले उदाहरण होता है, इसके बाद फिर नियम होता है। तो कौन से आपसे जाएंगे विधि पर? आगमन विधि पर जाएंगे, ठीक है। तो प्रयोग विधि को आगमन विधि के नाम से भी जाना जाता है, ये सभी लोग नोट कर लेंगे। ये सभी नोट्स पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं फ्री में तो टेलीग्राम में जरूर सर्च करें, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं दोस्तों। आपको सभी मटेरियल जो भी सब कुछ आपको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम में सर्च करेंगे
जायसवाल कोचिंग सेंटर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। दोस्तों जो भाषा शिक्षण होती है उसके सिद्धांत होते हैं, तो उसके सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत में एक होता है प्रेरण का सिद्धांत या प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, या ये सभी। तो भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत होते हैं वह होते हैं प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत और जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे, यानी फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत ये आपके तीनों हो जाएंगे, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका क्या होता है? सभी मित्रों को जय हिंद है, वंदे मातरम है। दोस्तों दोगुनी एनर्जी के साथ हम लोग क्लासेज को शुरू करते हैं और उसी एनर्जी के साथ क्लास को एंड भी करते हैं, क्योंकि एनर्जी हमें कंबाइन करके चलना है, सिलेक्शन तक एनर्जी ये बरकरार रखना है। और जब सिलेक्शन मिलेगा तो एनर्जी दोगुनी नहीं चौगुनी नहीं, यहाँ पे 10 गुना होगी, क्योंकि दिल वहाँ पे एक सुकून सा महसूस करेगा। जी हाँ दोस्तों, सिलेक्शन के बाद दिल को एक सुकून सा महसूस होगा। प्रश्न देख लेते हैं, 2 प्रश्न शिक्षण शास्त्र के, इसके बाद व्याकरण के कुछ प्रश्न करेंगे। मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका क्या होता है? दोस्तों सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी आपको समझ में आ रहे हैं कि ये मेरे से बन जाएगा प्रश्न, लेकिन जब एग्जाम में आता है उत्तर नहीं होता सामने ना, तो फिर ये सभी हवा हवाई हो जाता है। तो क्लासेज एंड तक देखिए, सभी क्लासेज देखिए। तो मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका जो है वह अंत्याक्षरी होगा, प्रश्नों के तयशुदा उत्तर देना होगा, या अनुभव बांटना, या बातचीत करना, या किताब पढ़ना। तो मौखिक की बात की गई, तो मौखिक भाषा के आकलन का सर्वोत्तम तरीका होता है अपना अनुभव बांटना और बातचीत करना। मौखिक भाषा का आकलन मतलब क्या होता है? इसका सर्वोत्तम तरीका यही है, अपना अनुभव बांटना और आपस में बातचीत करना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, परस्पर बातचीत जो होती है दोस्तों, जो परस्पर बातचीत हम करते हैं वह मुख्यतः जो है सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक है। सुनने और बोलने के कौशल के विकास में सहायक, पढ़ने लिखने में सहायक है, समय की बर्बादी में है। आपकी ये बातचीत जो हम करते हैं परस्पर, ये समय की बर्बादी है, यह आपके अनुशासनहीनता को उत्पन्न करती है। तो जो हम परस्पर बातचीत करते हैं दोस्तों, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा? सभी लोग कमेंट करेंगे, क्योंकि आप लोग सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। आप सभी को नमन करता हूं दोस्तों, जायसवाल सर आप सभी को नमन करते हैं। और इंकलाब जिंदाबाद दोस्तों, आपकी बादशाहत बरकरार रहेगी, इस चैनल की, इस परिवार की बादशाहत बरकरार रखिए, लाइक शेयर करते रहेंगे। तो परस्पर बातचीत जो होती है दोस्तों, वह मुख्यतः आपके सुनने और बोलने के कौशल के विकास में सहायक होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आती है बारी भैया व्याकरण की, हिंदी व्याकरण की करेंगे, जिसमें आपके अपठित पद्यांश और गद्यांश के प्रश्न आते हैं। बचपन से हम व्याकरण पढ़ते चले आ रहे हैं दोस्तों, लेकिन यही जब एग्जाम में आते हैं, ठीक है, अपठित पद्यांश गद्यांश में आते हैं, तो कुछ चीज़ें होती हैं जानकारी के लिए, डिटेल के साथ जानेंगे। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, पहला प्रश्न देख लेते हैं, बनैला शब्द में प्रत्यय होगा और प्रत्यय उपसर्ग संधि समास वाच्य, ये प्रश्न रखे हुए हैं दोस्तों। तो बनैला शब्द जो है इसमें प्रत्यय की पहचान करना है। आ प्रत्यय हो, सभी लोग जानते हैं आ प्रत्यय नहीं, आ उपसर्ग होता है। ला प्रत्यय है यहाँ पे, एला प्रत्यय है, या आपका ऐला प्रत्यय है। सभी लोग कमेंट करेंगे दोस्तों। शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना चाहते हैं, अध्यापक अध्यापिका बनना चाहते हैं, कमेंट कीजिएगा। तो बनैला शब्द में जो प्रत्यय है वह आपका ऐला प्रत्यय है। क्या है? आपका ऐला प्रत्यय है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जिजीविषा का विलोम क्या होता है? सभी लोग कमेंट करें। जिजीविषा का विलोम मुमूर्षा होता है, बुभूषा होता है, मोक्षसा होता है, या मृत्यु होता है? जिजीविषा क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करें। तो जिजीविषा का विलोम क्या हो जाएगा? मुमूर्षा हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा जा रहा है। आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। सभी लोग कमेंट करेंगे। आसन्न भूतकाल का उदाहरण, परीक्षा हो गई, समय बीत गया है, मामा नहीं आए, सगाई हो गई,
सीजन चल रहा है दोस्तों सगाई का, दिसंबर में शादियां होगी, मैरिज पार्टियां होगी। एग्ज़ाम के पहले पार्टी लीजिए और फिर आप एग्ज़ाम दीजिएगा और सिलेक्शन पाइएगा। तो आसन्न भूतकाल का उदाहरण क्या हो जाएगा दोस्तों? जो समय बीत गया है यह कहलाएगा आसन्न भूतकाल। समय क्या है आपका? बीत गया है। क्या है? समय बीत गया है, यह आपका आसन्न भूतकाल का उदाहरण कहलाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द की पहचान करना है। ठीक है, अप्रत्याशित शब्द में तो पहली बात तो आ उपसर्ग निकल रहा है, फिर आपका प्रा उपसर्ग निकल रहा है। ठीक है, दो यहाँ पे आपके उपसर्ग निकल रहे हैं। तो अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द क्या होगा? मूल शब्द की पहचान करना है मेरे प्यारे मित्रों। क्या प्रत्याशित है, आशा है, आशित है या प्रत्यय है? सभी लोग कमेंट करेंगे। अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द है तो अप्रत्याशित जो शब्द है इसमें मूल शब्द क्या है? आशा यहाँ पे मूल शब्द होगा और इत आपका प्रत्यय निकलेगा। आशा मूल शब्द होगा, इत प्रत्यय निकलेगा, आ उपसर्ग निकलेगा, प्रा उपसर्ग निकलेगा और कौन उपसर्ग निकल रहा है? और भी उपसर्ग निकल रहा है। तीन उपसर्ग निकल रहे हैं, एक प्रत्यय निकल रहा है, यानी कि अप्रत्याशित में जो मूल शब्द है वह आशा होगी। दोस्तों आप समझते हैं, हिंदी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता होगा दिखने में बहुत सिंपल होती है दोस्तों, लेकिन जब यही पेपर में आ जाता है तो आप लोग समझ सकते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शब्दों में कौन सा शब्द जो है कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? दोस्तों अब कर्मधारय समास कैसा होगा? किसका उदाहरण है? दही बड़ा, रेलगाड़ी, पर्लकुटी, दूध दही। सभी लोग कमेंट करेंगे। समास आपके कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। चलिए, बहुत से लोगों का कमेंट आ चुका है। ठीक है, अगला इसका आंसर जान लेते हैं क्या हो जाएगा। दोस्तों देखिए, दही बड़ा यह क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। रेलगाड़ी, रेल और गाड़ी, ये भी कर्मधारय समास का उदाहरण होगा। पर्णकुटी, ये भी कर्मधारय समास का उदाहरण है। लेकिन दूध दही आपका नहीं होगा। दही बड़ा है तो ये आ जाएगा। क्यों भैया दही बड़ा? क्योंकि दही जो है, दही में बड़ा डाल सकते हैं। गाड़ी जो है रेल में चलती है, रेल में पटरी में गाड़ी चलती है, ये क्या हो गया? कर्मधारय समास हो जाएगा। लेकिन दूध दही मिलेगा तो फट जाएगा, अलग है, डिफरेंट है। तो ये आपका दूध दही कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे। मनोहर शब्द किस समास का उदाहरण है? सभी लोग कमेंट करेंगे। मनोहर शब्द जो है ये किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का है, बहुब्रीहि समास का, द्वंद्व समास का, ये आपके अव्ययी भाव समास का। तो मनोहर जो शब्द लिखा है दोस्तों, यह आपके तत्पुरुष समास का उदाहरण है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। किन्नर शब्द का संधि विच्छेद होगा। किम धर नर होगा, किन धन नर होगा, किना धन अर होगा या की धन अनार होगा। तो किन्नर शब्द का जो संधि विच्छेद सही क्या हो जाएगा? तो ये आपका किम धन नर होगा। ठीक है, माँ और ना मिलके आधा नाम में जो आधा माँ है यह नाम में परिवर्तित हो जाता है, तो किम धन नर बराबर किन्नर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। किस क्रमांक में विशेषण शब्द है? तो विशेषण शब्द की पहचान करना है। राजा, बकुल, नमक, निडर। तो विशेषण शब्द किस में है? सभी लोग कमेंट करेंगे। विशेषण शब्द आपका किस में आ रहा है? तो जो निडर शब्द है यह आपका विशेषण शब्द कहलाएगा। निडर जो शब्द है यह आपका क्या कहलाएगा? विशेषण शब्द कहलाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। चाय में कुछ गिर गया, कुछ शब्द सर्वनाम है। दोस्तों चाय में कुछ गिर गया, कुछ यह जो शब्द है ये सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, या आपका निजवाचक सर्वनाम है। सभी लोग कमेंट करेंगे यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। चाय में कुछ गिर गया, जो कुछ शब्द है यह कैसा सर्वनाम कहलाएगा?
तो चाय में गिर गया क्या है, कुछ गिर गया। मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों, ना तो निश्चय है ना ही प्रश्न बन रहा है। चाय में क्या गिरा ये प्रश्न बन जाता, लेकिन चाय में मक्खी गिर गई ये आपका बन जाता निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन चाय में कुछ गिर गया यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यहाँ पे निश्चय नहीं दिया गया कि क्या गिरेगा, कुछ मतलब क्या है, यह सर्वनाम आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। और भी देख लेते हैं, 5 प्रश्न और रह गए आपके व्याकरण के। आपको पता है 15 प्रश्न पेडागॉजी प्लस 15 प्रश्न शिक्षा शास्त्र के प्रश्न आते हैं। टोटल कॉम्बिनेशन 30 का है, 30 प्रश्न रहेंगे। टारगेट 30 में 30 लाना है और सिलेक्शन पाना है। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण सभी लोग बताएंगे। भाववाचक संज्ञा का, संज्ञा से भी प्रश्न आते हैं। मानव होगा, वीर होगा, जयचंद होगा या आस्था होगा। तो जयचंद किसका है, जयचंद एक कहावत है दोस्तों, कहावत है। हमने पिछले वीडियोज में जयचंद के बारे में आपके कहावत एक बताया था। तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा ऑप्शन होगा, जिसमें भाव प्रकट हो। भाव किस में प्रकट हो रहा है, देखिए मानव में भाव नहीं, भाव आपका प्रकट नहीं हो रहा है, ना ही जयचंद में ना ही वीर में। वीर में क्या उत्साह प्रकट होता है, भाव यहाँ पे नहीं है। लेकिन जो आस्था की जब भी बात की जाती है यहाँ पे भावात्मक आ जाता है। तो भाववाचक संज्ञा को उदाहरण जो होगा वह आपका आस्था हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, आस्था हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है, क्या पूछा जा रहा है। वह गीत सुनता है वाक्य में क्रिया का प्रकार है। दोस्तों वह क्या कर रहा है, गीत सुनता है। तो वह क्या है, गीत सुन रहा है, तो वाक्य में क्रिया प्रकार है, यानी वह गीत सुनता है, यह सकर्मक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है या प्रेरणार्थक क्रिया है। सकर्मक अकर्मक से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो वह गीत सुनता है यह आपका सकर्मक होगा, क्योंकि वह क्या सुनता है, वह गीत सुनता है। वह क्या सुनता है, गीत सुनता है। वह सुनता है ऐसा लिखा होता, वह सुनता है तो आपका अकर्मक क्रिया हो जाता। लेकिन यहाँ पर लिखा गया कि वह गीत सुनता है तो आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ब्याह में नींद का लेखा अर्थ क्या होगा। ब्याह में बींद का लेखा, सॉरी दोस्तों नींद नहीं बींद लिखा हुआ है। तो ब्याह में बींद का लेखा, इसका अर्थ क्या होगा, बेमौके का काम या बात, अनावश्यक हस्तक्षेप, मुश्किल में पड़ना या चिंतित होना। ब्याह में बींद का लेखा बोलते हैं, ये कहावत है, ब्याह में बींद का लेखा। तो ब्याह में बींद का लेखा मतलब क्या है, जब कोई आपके सामने अनावश्यक हस्तक्षेप कर देता है तो यह कहावत है कि ब्याह में बींद का लेखा हो जाता है। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। हृदय पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है। सभी लोग कमेंट करेंगे, हृदय पर सांप लौटना। आपके हृदय यानी कि दिल में जो है, हृदय में सांप लौट रहा है। बहुत से बच्चे बोलते हैं ना कि मेरे हृदय में तो एकदम से सांप लौट रहा है। तो बहुत करीब से जानना, दुश्मन का दोस्त होना, ईर्ष्या करना या नाटक करना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, सभी लोग कमेंट करेंगे। यह आपके सिलेबस और शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्न है, संभावित प्रश्न है और इसी टाइप के प्रश्न आएंगे, समथिंग रिलेटेड प्रश्न आएंगे। तो हृदय पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, ईर्ष्या करना। जब आप किसी दूसरे से ईर्ष्या करते हैं तो हृदय पर सांप लौटना कहलाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। बरसात न होती तो फसलें सूख जाती, वाक्य प्रकार है। दोस्तों बरसात न होती तो फसलें सूख जाती, यह वाक्य का कैसा प्रकार है, संदेहवाचक वाक्य है, इच्छावाचक है, संकेतवाचक है या निषेधवाचक है। निषेध यानी कि जहाँ पर निगेटिव या नहीं आता उसे निषेधवाचक कहते हैं। ठीक है, तो बरसात ना होती तो फसलें सूख जाती, ये क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगी संकेत दे रहा है। यहाँ पे संकेत मिल रहा, अगर बरसात ना होती, ठीक है, अगर मैं उधर ना जाता तो मेरे को चोट ना लगती, यानी बरसात ना होती तो फसलें सूख जाती। तो क्या हो जाएगा, संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। शिक्षक भर्ती का चैनल है, आपका अपना परिवार है और इस परिवार को लाइक प्रेम स्नेह शेयर करते रहें। दोस्तों आप अपने परिवार का नाम रोशन करें और हमारा जो टारगेट है, हमारा जो सपना है वही है कि आप लोगों का सिलेक्शन, हमें और कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। लाइक कमेंट सब्सक्राइब ये केवल एक मोटिवेशन के तौर पर होता है, ये केवल एक मोरल मोटिवेशन होता है।
तो हमारे मोरल मोटिवेशन यानी कि मोटिवेशन चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, सर्च करें मोरल मोटिवेशन। तो दोस्तों जितने भी मेरे भाई बहन सब्सक्राइब कर लिए हैं सभी को दिल से धन्यवाद है, शुक्रिया, अभिनंदन है शिक्षक भर्ती के चैनल पर। जायसवाल सर को आप सभी को नमन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद सर।